हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ इस शादी को क्या नाम दूँ कहानी का भाग नंबर 32। पहले के 31 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। शाम का समय, नैना अपने कमरे में लगातार चक्कर काट रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि रौनक ने उसे पैसे लेकर मिलने बुलाया था, पर विजय के कहने पर वो रौनक के पास नहीं गई थी। विजय ने उससे कह दिया था कि उसे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। पर फिर भी नैना के मन में कहीं ना कहीं रौनक का डर बस चुका था। उसे इस बात का डर था कि कहीं रौनक उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर ना डाल दे। यह सब सोचकर वो लगातार अपने कमरे में चक्कर काट रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। वो फिर जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर रौनक को कॉल लगाने लगती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रौनक का नंबर बंद आ रहा था। वो फिर रचना के कमरे के अंदर जाती है। रचना कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। नैना रचना के पास आकर उससे बोलती है, भाभी, भैया कहाँ है? रचना बोली, तुम्हारे भैया तो काम से बाहर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो रात तक घर आएंगे, पर तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? यहाँ आओ और बैठो मेरे पास, हम दोनों टीवी देखते हैं। देखो कितनी अच्छी मूवी आ रही है। यह सुनकर नैना झुंझलाकर बोली, नहीं भाभी, मुझे चिंता हो रही है, मुझे डर लग रहा है। रचना उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोलती है, किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? नैना बोली, रौनक का डर। कहीं रौनक मेरी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल ना दे। उसने मुझे पैसे लेकर अभी मिलने बुलाया था, पर भैया के बोलने से मैं नहीं गई उसके पास। मैंने उसको कॉल भी किया था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा है। कहीं वो कुछ कर ना दे। रचना उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोलती है, देखो नैना, अब तुम्हें उस रौनक से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब कुछ अपने भैया पर छोड़ दो। तुम्हारे भैया है ना, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और उस रौनक को भी अच्छा सबक सिखाएंगे। वो अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, देख लेना तुम। नैना बोली, वो तो ठीक है भाभी, पर फिर भी मुझे घबराहट हो रही है। आप एक बार भैया को कॉल करो ना और उनसे पूछो कि वो कहाँ है। रचना नैना की ये बात सुनकर विजय को कॉल लगाने लगती है, पर विजय उसका कॉल नहीं उठा रहा था। रचना फिर नैना से बोलती है, विजय जी मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, वो मेरा मिस्ड कॉल देखकर मुझे कॉल करेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। तो हो सकता है वो अभी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो। नैना रचना की ये बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी अचानक से बाहर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नैना और रचना आवाज़ सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर तुरंत कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आती है। घर के बाकी सदस्य भी नीचे हॉल में आ जाते हैं। नीचे हॉल में शान खड़ा था और उसके सामने रौनक फर्श पर पड़ा हुआ था। रौनक को कई जगह चोटें लगी हुई थी। रौनक को ऐसे देखकर नैना हैरानी से शान की तरफ देखने लगती है। तभी विजय भी अंदर आता है। रौनक विजय को देखकर तुरंत नैना के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, नैना प्लीज़ मुझे अपने दोनों भाइयों से बचा लो, वरना ये दोनों मिलकर मुझे मार देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गया था कि तुम विजय प्रताप सिंह की बहन हो, इसीलिए तो मैंने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें ब्लैकमेल करने की। फिर वो रचना के पास आकर उसका पैर पकड़कर बोलता है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ अपने पति से मुझे बचा लीजिए। देखिए इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है,
प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं अब कभी भी आप लोगों की लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आऊँगा। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज़। नैना रौनक की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है रौनक। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल रही है। मैंने तुमसे प्यार किया था, पर तुम कभी मेरे प्यार के लायक थे ही नहीं। तुमने हर वक्त मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो ब्लैकमेल करने पर उतर आए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे भाई तुम्हारे साथ। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। रौनक नैना की बात सुनकर उसके सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, नहीं नैना, ऐसी बातें मत करो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और प्यार तो मैंने भी तुमसे किया था, पर मैं पैसों के लालच में आ गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। नैना उसकी बात सुनकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस कारण रौनक फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। उसे चोट तो पहले से ही लगी हुई थी और वो कमज़ोर भी हो चुका था, इसीलिए वो नैना के थप्पड़ की मार से सीधा फर्श पर जाकर गिरता है। वो फिर अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से नैना की तरफ देखने लगता है। कल तक जो लड़की उसके पीछे घूमती थी, आज उसने उस पर हाथ उठाया था। नैना अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अपने मुंह से प्यार शब्द का नाम भी मत लो। तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। पर मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, इस कारण मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ। पर अगर दोबारा तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना, तो मैं अपने भाइयों से बोलकर तुम्हें सीधा ऊपर पहुँचा दूंगी। रौनक उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ मैं समझ गया। मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगा। और वो फ़ोटो, वो भी तुम्हारे भाइयों ने डिलीट कर दिया है। विजय फिर रौनक का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है, चला जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रौनक अपना सर हिला देता है और तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है। रौनक नैना की ज़िंदगी से जा चुका था। नैना इससे बहुत खुश थी। वो फिर रचना और विजय के पास आकर अपने कान पकड़कर बोलती है, सॉरी भैया भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं अब आप दोनों से वादा करती हूँ कि अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिस कारण आपको या मेरे पूरे परिवार को अब से कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। शान नैना की बात सुनकर उससे बोलता है, काश तुझे ये बात पहले ही समझ आ जाती जब भाभी ने तुझसे कहा था तो, पर नहीं, तुझे तो हर वक्त अपनी ही मनमानी चलानी होती थी। चल, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तेरी अक्ल तो ठिकाने आ गई। नैना शान की बात सुनकर उसे घूरकर देखती है और फिर हंसने लगती है। रात का समय, रात को सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे, पर विजय कमरे में था। रचना सबके प्लेट में डिनर निकालकर दे रही थी। तभी अमृता जी रचना से बोलती है, रचना, विजय कहाँ है? वो डिनर नहीं करेगा क्या? रचना बोली, पता नहीं माँ, उन्हें क्या हुआ है। शाम से ही कमरा बंद करके अंदर कुछ कर रहे हैं। मैंने कितनी बार पूछा तो मुझसे बोल रहे हैं कि वो कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल सकते। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही पलटती है, तभी विजय उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखता है। रचना विजय को आता हुआ देखकर अमृता जी से बोलती है, माँ, विजय जी आ गए। घर के सभी सदस्य विजय की तरफ देखते हैं। विजय सबके साथ चेयर पर बैठ जाता है। विनय प्रताप विजय से पूछते हैं, विजय, क्या काम कर रहे थे तुम? शाम से दिखे नहीं। विजय विनय प्रताप की तरफ देखकर बोलता है, पापा, बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, इसीलिए कमरे से बाहर नहीं आया। रचना उसकी प्लेट में डिनर सर्व करते हुए बोलती है, ऐसा क्या काम कर रहे थे आप विजय जी, जो आप मुझे भी कमरे के अंदर आने नहीं दे रहे थे? विजय उसे घूरकर देखते हुए बोलता है, कहा ना, बहुत ज़रूरी काम कर रहा था। अब चलो,
तुम भी बैठो और मेरे साथ डिनर करो। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठा देता है और फिर रचना की प्लेट में डिनर सर्व करके उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर घर के सभी सदस्य मुस्कुरा देते हैं। सब फिर अपना अपना डिनर करने लगते हैं। विजय भी अपना डिनर कर रहा था और साथ में रचना को भी अपने हाथों से खिला रहा था। डिनर करने के बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी नैना रचना से बोलती है, भाभी मेरे कमरे में चलिए ना, आज हम दोनों मिलकर हॉरर मूवी देखेंगे, कैसा ख्याल है? रचना नैना की बात सुनकर विजय से बोलती है, विजय जी क्या मैं आज नैना के कमरे में उसके साथ सो जाऊं? विजय रचना की बात सुनकर नैना को घूरकर देखते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी रात को मूवी देखने की। मूवी देखना है ना तो तब कल जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा ना तब देख लेना। और नैना जाकर चुपचाप से अपने कमरे में सो जा, वरना जाकर अभी माँ को बता दूंगा कि तू देर रात तक उठकर फिल्में देखने की बात कर रही है और रचना तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोगी। नैना विजय की बात सुनकर रचना की तरफ देखती है। रचना विजय से बोलती है, विजय जी रोज़ तो मैं आपके साथ सोती हूँ ना, अगर एक दिन नहीं सोऊंगी आपके साथ तो क्या बिगड़ जाएगा? विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, आज बहुत इम्पोर्टेंट रात है मेरे लिए और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज की रात खुद से अलग जाने दूंगा? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? रचना विजय की बात को समझने की कोशिश करते हुए बोलती है, विजय जी इम्पोर्टेंट रात मतलब आज क्या है? आज कोई स्पेशल रात है क्या? विजय उसे ऊपर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, वो तुम खुद ही देख लेना। वही नैना विजय के बोलने का मतलब समझ गई थी, इसीलिए वो मुस्कुराकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। यहाँ विजय रचना को कमरे के अंदर लाता है और फिर उसे गोद से उतारकर जमीन में खड़ा कर देता है। रचना कमरे में चारों तरफ देखती है, पूरे कमरे में अंधेरा था। रचना ये देखकर विजय से बोलती है, विजय जी हमारे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? आखिर आप कर क्या रहे थे? यहाँ इतना अंधेरा करके क्यों रखा है आपने? विजय उसका सवाल सुनकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन होते ही रचना कमरे को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ दिल के आकार के बैलून बिखरे हुए थे और सभी बैलून में आई लव यू लिखा हुआ था। रूम में धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। विजय फिर रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है जिसमें रोमांटिक गाना बजने लगता है। रचना फिर बेड की तरफ देखती है। बेड भी फूलों से सजाया हुआ था। बेड के बीच में लाल गुलाब की पंखुड़ियों से दिल का आकार बना हुआ था जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रचना ये सब हैरानी से देख रही थी। तभी विजय उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए बोलता है, रचना हमारी शादी को महीने बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि इस कुछ महीनों में मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। आज सही मायने में तुम पूरी तरह से तन और मन से मेरी हो जाओगी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी इजाज़त भी चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं यही सब तैयारी शाम से कर रहा था। अगर तुम इजाज़त दोगी तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। रचना क्या विजय की बात मान जाएगी या वो विजय से और टाइम मांगेगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए। इस शादी को क्या नाम दूँ? आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी से निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें ताकि मैं अगले पार्ट को जल्दी से जल्दी डाल सकूं। धन्यवाद।